तो आप लोगों को मालूम होगा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और टैक्स के ट्रीटमेंट को खत्म किया था, रिफंड ऑफ टैक्स भी समझाया था आपको। आज मैं लेके चलूंगा डिविडेंड, छोटे मोटे इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें आ जाएं वो, इन सब चीजों को लेके चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर मैं पहले आपको डिविडेंड के बारे में दिखा रहा हूँ, और ये नोट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए स्क्रीन पर विजिबल है, कोई मुझे बताए, इज इट विजिबल? अरे डिविडेंड दिख रहा है आपको? यस सर। नाइस, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इज विजिबल नाउ। तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे हम बोलते थे ना कि टैक्स पेड, या जैसे बोलते थे एडवांस टैक्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? टैक्स के लिए, एडवांस टैक्स के लिए हम क्या करते थे? ऊपर उसे प्लस करते थे, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जोड़ देते थे, और टैक्स ऑपरेटिंग में माइनस हो जाता था। अच्छा, एक और चीज है, मतलब बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जरा समझिए कि टैक्स ना तीन तरह का होता है। एक ऑपरेटिंग होता है, एक इन्वेस्टिंग होता है, और फाइनेंसिंग होता है। क्योंकि ये चीज मैंने शायद पिछली क्लास में आपको रिवाइज करते समय नहीं बताई थी, ठीक है। टैक्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो तीन तरह से। सपोज सपोज मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन में एक है, नंबर एक मेरे पास है टैक्स पेड, ये है ऑपरेटिंग वाला, दिस इज ऑपरेटिंग वाला, कितने का? ₹10,000 का। दूसरा मेरे पास लिखा हुआ है कैपिटल गेन टैक्स, ये है ₹20,000 का। तीसरा मेरे पास दे रखा है क्या? डिविडेंड, डिविडेंड टैक्स, ये है ₹30,000 का। ऐसे कैसे दिखाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में? ठीक है, कैसे दिखाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसको हम लेके चलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे भाई त्रिपाठी, मतलब टाइम आगे बढ़ा दो तो लेट, टाइम बढ़ा दो पीछे तो लेट। अब बताओ। अच्छा, फिर डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले मैं ठीक हूँ, तुम चले जाओ। अच्छा, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? दिख रहा है आपको तीनों? अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को निकालने के लिए ऐसा करते समय हम लिखते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसके अंदर हम जोड़ देते हैं क्या? टैक्स। कौन से वाला? 10,000 वाला भी करेक्ट। इसके अंदर ही जोड़ देते हैं हम कौन सा वाला? कैपिटल गेन टैक्स। ये भी जोड़ देते हैं कितना? 20,000 वाला। इसके अंदर ही जोड़ देते हैं हम लोग क्या? डिविडेंड टैक्स। कितने का डिविडेंड टैक्स हम जोड़ देते हैं? 30,000 का। ऐसा करके जोड़ देते हैं एंड वी कैलकुलेट द फिगर। भाई ऑपरेटिंग में तो जाना है, तीनों की तीनों एक्टिविटी ऑपरेटिंग में जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर, यहाँ इस जगह पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी निकला होगा वो उसमें से माइनस कर देंगे टैक्स। कितने का? 10,000 वाला। ये 10,000 वाला, देखो इसका और इसका हिसाब पता चल गया। ये तो हम सब करते हैं, नहीं तो निष्ठा करते हैं ना ऐसे ही, तो कितना तो करते हैं। पता सृजन शुक्ला जी, सॉरी ये त्रिपाठी जी, इस बार तो हो गई जय जय है। क्या चीज? नहीं वो 3 स्टेट्स तो है यूपी में। ओके नाइस, चलो अब ये तो ट्रीटमेंट समझ में आया। अब ये बताओ, कैपिटल गेन टैक्स यहाँ तो जुड़ गया है, लेकिन हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग के अंदर जाएंगे, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाएंगे, और क्या करेंगे? यहां से माइनस करेंगे कैपिटल गेन टैक्स, अब 20,000 का यहां से माइनस होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने तरह के टैक्स हैं सारे के सारे उठाए, ऑपरेटिंग में जोड़े और ऑपरेटिंग से माइनस कर दिए, बिल्कुल नहीं। सिंपल टैक्स जो होगा उसको हम कहां से एडजस्ट करते हैं? ऑपरेटिंग में जोड़ेंगे, ऑपरेटिंग से माइनस करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स है क्योंकि हमें बिफोर टैक्स जाना है ना। अब वो बिफोर इनकम टैक्स भी, बिफोर कैपिटल गेन टैक्स, बिफोर डिविडेंड टैक्स, कोई भी बिफोर तो बिफोर ही होगा ना, तो हम उसको तीनों को यहाँ ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग वाला ऑपरेटिंग से माइनस होगा, इन्वेस्टिंग वाला इन्वेस्टिंग से माइनस होगा, और फाइनेंसिंग वाला फाइनेंसिंग से माइनस होगा। कैसे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे जाइए और क्या कर दीजिए? माइनस डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स, और वो कितने का है? 30,000 का। तो आप देख रहे हैं एक ही तरह का टैक्स था, और वो 3 अलग अलग एक्टिविटी में जाके क्या हुआ? फाइनली सेलेक्ट, फाइनली सेटल हुआ, है ना। ऑपरेटिंग वाला ऑपरेटिंग में जुड़ा और ऑपरेटिंग से ही माइनस हुआ। इन्वेस्टिंग वाला भी ऑपरेटिंग में ऊपर जुड़ा
लेकिन इन्वेस्टिंग से माइनस हुआ, फाइनेंसिंग वाला भी ऑपरेटिंग में जुड़ा और कहां से माइनस हुआ, जाके फाइनेंसिंग से। ठीक है, अगर ये आ जाएगा तो बहुत लोग इससे गलत करेंगे क्योंकि उनको इसका आइडिया जरा भी नहीं है। आई थिंक दिस इज क्लियर। हाँ जी, क्लियर है मामला ये वाला? दिस इज फाइन विद एवरीवन? ऑनलाइन में बोलिए, यशिता यशिका दोनों। यस सर, क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। चलो अब डिविडेंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अरे सृजन सुनी निगाहों से क्यों देख रहा है? याद आ रही किसी की? फिर क्या दिक्कत है? ये वो लाल बिंदु, क्या दिक्कत है बता? नहीं, खाना पीना खाया कुछ? अच्छा, तो तुम्हें स्कूल अभी भी बुला रहे हैं? ठीक है, चलिए अब डिविडेंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, सामने आपके लिखा है डिविडेंड, देखो आपके सामने स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्या? डिविडेंड दिख रहा है, डिविडेंड 3000 रुपीज का। अब पेज नंबर चलिए आइए 8 पे, नोट्स का पेज नंबर 8 है। कितना टाइम लगाएगा सृजन? डिविडेंड पेड है कितना? 3000 रुपए का। अब इसका क्या करना है, इसे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ऊपर वाली जगह पे जाके प्लस कर देते हैं। ठीक है, और कहां जाके माइनस कर देते हैं इसको? फाइनेंसिंग के अंदर माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, केस 1 तो बहुत इजी था, केस 2 पे चलते हैं जरा। केस 2, अब की बार आपके पास इक्विटी शेयर दे रखे हैं। इक्विटी शेयर देख रहे हैं आप कितने से कितने हो गए? इक्विटी शेयर कितने हो गए आप देख रहे हैं? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है? इक्विटी शेयर की वैल्यू, नहीं नहीं बेटा नीचे देखना, नीचे यहाँ इधर राइट हैंड साइड पे पेज नंबर 8 पे ही ऊपर की तरफ। इक्विटी शेयर 5 से 8 हो चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर 2 से 3 हो चुके हैं। तो ये तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो गया, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ये तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो हुआ। देखिए नीचे सोल्यूशन में क्या कर रखा है हम लोगों ने, नीचे इक्विटी शेयर 3 लाख प्लस कर रखे, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख प्लस कर रखे। और आपसे क्या बोला गया? डिविडेंड पेड कितने का? 80,000 रुपीज का। तो कुछ नहीं करना, उसे ऊपर ऑपरेटिंग में जोड़ देते हैं और फाइनेंसिंग से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्लियर है बात? आसान ट्रीटमेंट था, कुछ नहीं करना है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरह यहाँ अकाउंट बनाने की जरूरत है? नहीं जरूरत, देयर इज नो नीड, सिंपल है। दोबारा से, अब की बार क्या हुआ? 7 से कितना हो गया? 11 लाख हो गया। और कहता है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 18,000। भाई इंटरिम डिविडेंड ये है जिसका आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, इसी साल प्रपोज हुआ, इसी साल क्या कर देंगे? उसको पे कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा उसे? यहाँ ऊपर उसे हम ऐड कर लेंगे और फाइनेंसिंग से क्या कर लेंगे? माइनस, इंटरिम डिविडेंड खत्म। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड, अब जरा ध्यान से देखिए, प्रपोज डिविडेंड की 2 फिगर आपके पास गिवन है, एक पिछले साल की और एक इस साल की। अच्छा, पिछले साल की फिगर और ये इस साल की फिगर है। जो पिछले साल की फिगर होती है वो मानी जाती है प्रपोज्ड इन लास्ट ईयर, अप्रूव्ड इन एजीएम एंड नाउ इट इज पेबल। अभी से हम पे करेंगे और पे हो भी गया होगा इस साल। पिछले साल का प्रपोज इस साल की पेमेंट मानी जाएगी। और जो इस साल का प्रपोज होगा उसका क्या करेंगे? जो इस साल का प्रपोज होगा वो तो कंटीजेंट लायबिलिटी बना हुआ है ना, याद है? जब तक एजीएम में वो पास नहीं होता तब तक हम उसे क्या नहीं मान सकते हैं? तब तक हम क्या नहीं मान सकते हैं? उसको अपनी लायबिलिटी नहीं मान सकते हैं, उसको पेमेंट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। तो सी द सोल्यूशन। आप देखिए फाइनेंसिंग के अंदर 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर आ गया, दिख गया। इंटरम डिविडेंड माइनस यहाँ से, और इंटरम डिविडेंड क्या? 18,000 यहाँ से। और जो प्रपोज डिविडेंड है कितने रुपए का? 8,000 रुपए का। वो वाली फिगर ऐड करी और वही फाइनेंसिंग से क्या कर दी? माइनस कर दी। और आपके सामने नोट भी लिखा है बहुत क्लियरली, क्या? इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड इट इज ट्रीटेड एज डिविडेंड proposed as well as paid in the current year. Dividend proposed in the year 31st March 2015 rupees 15,000 will be subject to approval in AGM, will be the part of contingent liabilities, hence will not be adjusted while preparing cash flow statement. खत्म, नहीं करना उसको यूज हमें। तो किसे यूज करना है? सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड को। ठीक है, ओपनिंग वाले प्रपोज डिविडेंड को, उसी को प्लस उसी को माइनस, ऐसा हम लेके चलते हैं। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूजन पालते हैं अपना, जैसे आपके सामने ये अगला वाला केस आ गया, लिखा है नए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया 1 अप्रैल में। क्या बताया था मैंने आपको रूल? अगर प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स या डिविडेंचर्स साल के शुरू में इशू हो तो इंटरेस्ट डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे दिया जाएगा? क्लोजिंग पे। हाँ, क्लोजिंग, क्लोजिंग वाली पे। और अगर ये क्लोजिंग में इशू होते हैं तो किस पे दिया जाएगा? ओपनिंग वाली वैल्यू पर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को भी लेके चलूंगा आपके सामने हम, वो क्लैरिटी भी आपके पास निकल कर आएगी। तो सबसे पहले जो 5 से 8 लाख हुए इक्विटी शेयर्स, क्या करेंगे? 5 लाख से 1 लाख इक्विटी शेयर जो हो गए हमारे, ये जो हो गया, ये फाइनेंसिंग के अंदर क्या बन जाएंगे हमारे? अगले पेज पे देखिए, 9 पेज, पेज नंबर 9 पे देखिएगा। जो जो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया कितना? 3 लाख रुपए का, उसको एज इट इज कर दिया।
इश्यू प्रेफरेंस शेयर 1 लाख से बढ़ गया, उसको एज इट इज कर दिया। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर बोला है 6%। डिविडेंड किस पर बोला है? इक्विटी शेयर पर बोला है, कितना? 6%। अब मुझे बताइए इक्विटी की कौन सी वैल्यू पे मैं डिविडेंड दूंगा, 5 लाख पे या 8 लाख? कैसे? देखो समझना बात, नीचे क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है। आपके शेयर और जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर हुए थे साल के शुरू में हुए थे, यानी कि साल के शुरू में 5 लाख से 8 लाख हो गया, तो क्लोजिंग वैल्यू पे मैं क्या दूंगा? डिविडेंड दूंगा। इक्विटी की क्लोजिंग वैल्यू 8 लाख है, 8 लाख का 6% कितना बनता है? 48,000। आप देख रहे हैं बिंदास 48,000 आपके सामने क्या लिखा हुआ है, देखिए ये रहा 48, ये डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर वालों ने क्या बिगाड़ा आपका? उनके पास तो वैसे भी प्रायोरिटी राइट होता है, किसका? क्यों तनिष्ठा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे हैव अ प्रायोरिटी ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज ओवर एंड अबव किसका? इक्विटी शेयर। तो इस क्वेश्चन में बोला नहीं है प्रेफरेंस शेयर के बारे में, लेकिन क्योंकि हमने इक्विटी वालों को दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरीली किसे भी देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर वालों को भी देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रेफरेंस की कौन सी वैल्यू पे देना पड़ेगा? वही 3 लाख पे। तो 12 का 3 लाख कितना होता है? 36,000। सी योर आंसर। 36,000 डिविडेंड ऊपर भी कर दिया, 36,000 डिविडेंड नीचे भी कर दिया। आई होप डिविडेंड इज ओके विद ऑल ऑफ यू। बोलिए जी। ऑनलाइन में कोई दिक्कत किसी को, ऑफलाइन में किसी को दिक्कत तो बताइए मुझे। अबे हाँ या ना तो बोला करो यार, कम से कम। नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे हैं। सर ये क्लियर है। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। 36,000 वाला पार्ट नहीं समझ अरे में बेटा आया। ये बता मुझे कि प्रेफरेंस शेयर्स पर लिखा हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? हाँ या ना? यस सर। 12% का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितना दिया जाना चाहिए? 12%। यस सर। तो 3 लाख पे देंगे ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इशू हुए साल के शुरू में। अगर बिगिनिंग में शुरू हुए तो हम क्या करेंगे? जो एंड वाली वैल्यू उस पे देंगे ना। बोल भाई। यस सर। तो 3 लाख का 12% 36,000 रुपए होता है। ऊपर ओके वही सर। जैसे डिविडेंड ऊपर ऐड करा, नीचे माइनस कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर है बात? अरे अभी यस भी सर। डाउट है तो बताओ। एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास, फिर से इक्विटी शेयर 5 लाख और कितना 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख और 3 लाख। न्यू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2015। अब मुझे बताइए साल के आखिर में इशू हुए तो डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे दिया जाना चाहिए? ओपनिंग पे 5 लाख और 2 लाख पे। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा डिविडेंड पेड 90,000। अब जब डिविडेंड पेड 90,000 आ गया तो क्या मैं उसको अलग अलग कैलकुलेट करूंगा इक्विटी और प्रेफरेंस का? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की, देयर इज नो नीड। 90 को ऊपर प्लस करेंगे और नीचे माइनस कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर? देख रहे हो? ये जो 90 का डिविडेंड है उसको ऊपर ऐड कर दिया और 90 का डिविडेंड नीचे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इक्विटी शेयर की जो वैल्यू बढ़ गई वो जोड़ दी, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू बढ़ गई वो जोड़ दी, और इंटरम डिविडेंड तो वैसे भी न्यूट्रल होता है, ऊपर ऐड करा नीचे क्या कर दिया? माइनस। काम खत्म। ठीक है, ये तो हुआ जो नोट्स में दे रखा है। अब जब आप क्वेश्चन करते हैं ना बुक के, तो कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था कि सर इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि क्या डाउट हो रहा था उस पर मैं आपको एक बार बता के चल रहा हूँ। हाँ हाँ वो हम समरी लेके चलेंगे, वो मैं बताऊंगा ना। अबे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करनी है, वो तो फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम लोग, है ना? ये हटा देते हैं यहाँ से। और अब आइए मैं आपके सामने लिखा के चल रहा हूँ थोड़ा सा कि वो क्वेश्चन जिसमें बच्चे अटक रहे थे, मेरे पास डाउट के रूप में पूछा गया था वो क्वेश्चन। अच्छा किसी के स्कूल में भी अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल हो गया है क्या? किसी के स्कूल में बताइए, कोई भी बैठा है जो ऑनलाइन ऑफलाइन में, हो गया किसी के स्कूल में? ऑनलाइन में इधर यशिता तुम्हारे स्कूल में, यशिका दिल्ली नो में हुआ सर। किसी का? नहीं नहीं अभी नहीं नहीं है, नहीं हुआ? हुआ? सर, अभी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, बुक दिखाओ जरा मुझे एक बार। इसमें एक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से पूर्णिमा ने पूछा था मुझसे या किसी ने पूछा था। पूर्णिमा जब बोलते हैं ना कि डिविडेंड जो है ना हाँ जी सर, एक साल के बीच में, साल सेकंड के आखिर में रिडीम वगैरह होते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन था बता मुझे जरूर। एक सेकंड सर। सब लोग खोल लेना उस क्वेश्चन को। बुक तो सभी के पास होंगी या बेच का आई? सृजन छोले भटूरे वाले को ब्रह्मपुत्र के आगे ले भाई रख ले। बता पूर्णिमा कौन सा है? सर एक सेकंड ढूंढ रही हूँ। अरे सेकंड तो चला गया भाई, मैं एक क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, सर रुक एक जाओ। 38 है।
38 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है? सर क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन निकाल लीजिए बुक का जरा। हम्म 38 क्वेश्चन आपकी किताब का देख लीजिए। देख भाई, यार तुम ना भाई, तुम इधर आ जाओ कहीं पर। हाँ इधर आ जाओ, बुक में जे अच्छा नहीं, मेरे पास है बुक, ठीक है, दिस इज देयर। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या पढ़ता है जरा, मुझे कोई पढ़ के सुनाएगा 38 क्वेश्चन में? 38 क्वेश्चन में सिर्फ वो पढ़ेंगे एडजस्टमेंट वाला पार्ट। हाँ लिखा है क्या, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर, बैंक लोन वाज रिपेड ऑन द सेम डेट, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 8% वाज ऑन ओपनिंग बैलेंस। इक्विटी शेयर के डिविडेंड में तो कोई लफड़ा है नहीं भाई, ओपनिंग बैलेंस पे देना है। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस? 11,25,000 का 8% निकाल लेंगे, मामला खत्म। ऊपर जोड़ देंगे उसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे प्लस कर देंगे और फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम ऑन 31 दिसंबर। अब यहां देखिए जरा, इस क्वेश्चन में देखिए प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 31 मार्च, कितना वैल्यू है आपकी 2020, और 31 मार्च 2021 ये वैल्यू दोनों। प्रेफरेंस शेयर कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर आपके पास? ये 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है आपके पास? ये 5 लाख और 7,50,000 दे रखी है। ये वैल्यूज आपके पास गिवन है, ठीक। और इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है क्या, एक एडजस्टमेंट में लिखा हुआ इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड, कौन सी डेट को बोला? रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2020, ऐसी शायद बोला है ना, शायद, या क्या बोला है? हाँ 31 दिसंबर 2020, हाँ करेक्ट, ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई ये जो 5% डिविडेंड दिया जाएगा वो 750 पे दिया जाएगा, 5 लाख पे दिया जाएगा? हाँ दिसंबर तक, और उसके बाद जैसे डिवेंचर में करते थे, है ना भाई, जब तक डिवेंचर है, जब तक शेयर है, शेयर तब तक है, ठीक है। और मेरे त्रिपाठी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड वो पर एनम के हिसाब से नहीं दिया जाता, टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं दिया जाता। क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट टाइम के हिसाब से बढ़ता है? हम डिविडेंड दे रहे हैं उसको, ये बोलेंगे तो 4 महीने का डिविडेंड दे रहे हैं, 5 महीने का डिविडेंड दे रहे हैं, 6 महीने का डिविडेंड दे रहे हैं। ये भी कर सकते हैं क्वार्टरली डिविडेंड दें, वो बात अलग है ना। लेकिन डिविडेंड जो होता है वो होता है कि उस डेट तक किसके पास वो शेयर थे। मान लो सृजन के पास शेयर जो थे वो आए कब, मान लो सृजन के पास शेयर जो है 1 जनवरी को आ गए, ये 31 दिसंबर को सृजन ने शेयर खरीद लिए, तो कंपनी डिविडेंड किसको देगी? जिसके पास शेयर होंगे उसको देगी ना, होल्डर को देगी ना, जो बेच गया उसे थोड़ी देगी। तो आपके 7.5 लाख रुपए के जो शेयर्स थे वो कब 31/12/2020 को कितने के रह गए? कितने रह गए? 5 लाख रह गए। और डिविडेंड आप देते कब हो? या तो आप ओपनिंग डेट पे देते हो या क्लोजिंग पे देते हो। हमारा जो कैश फ्लो बन रहा है उस पर डिविडेंड हमें इधर दिया जाना चाहिए, तो मैं डिविडेंड किस पे दूंगा? 5 लाख पे दूंगा ना, 7.5 लाख पे थोड़ी दूंगा। जब मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करे तब मेरे पास शेयर कितने थे? 5 लाख थे। अगर ये जो थे इनका रिडम्पशन जो होता, अगर ये रिडम्पशन 30 मार्च 2021 को भी होता, तब भी मैं कितने पे देता? 5 लाख पे देता। पूर्णिमा ऐसे ही कुछ है या कुछ और है? नहीं सर यही है। ठीक है, तो आपको डिविडेंड ये जो है इस पर देना पड़ेगा, इस पर, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज कंफ्यूजन करती थी, इसे क्लियर कर लिया। डिविडेंड की हमने बाकी ट्रीटमेंट देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर डिवेंचर की कहानी आ जाए तब हम क्या करते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन डिवेंचर के साथ आ जाए तब हम क्या करते हैं, वो वेरिएशंस मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि उसमें भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो ये मैं हटा रहा हूं यहाँ से, इधर से देखिए जरा। आई होप दिस पार्ट इज ओके, ये सबको समझ में आया 5 लाख पे क्यों किया। ये हम डिवेंचर की तरह नहीं करेंगे कि 7.5 लाख पर दे देंगे कितना, 9 महीने का, और बाकी वाले पे दे देंगे 5। अगर ये प्रेफरेंस की जगह क्या होता, अगर ये होता कितना, 10% डिवेंचर अकाउंट, ये 10% डिवेंचर की जगह मैं बोलता हूँ 12% डिवेंचर अकाउंट होता। अब बताइए अब कैसे लगाते हैं इंटरेस्ट? बोलो त्रिपाठी, अब बोलो तुम। क्यों? अच्छा 5 लाख को पूरे साल का, और
वैसे भी कर सकते थे, है ना? आपको याद है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के तरीके सीखे थे पार्टनरशिप में। तो हम क्या करते हैं, ऐसे हम लिखते 5 लाख जो है पूरे साल आप 5 लाख पर 12/100 प्लस 5 प्लस कितना बचता अब आपके पास, अब कितना बचा, अबे 250 इंटू कितना करते हैं 12/100 इंटू कितना करते हैं बताइए। और ये हमने बोला क्या कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31/12/2020, ये लिखा हमने, ये डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2020, है ना? तो अब मुझे बताइए कि ये जो 2,50,000 थे, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स हमारे पास रहे, तो आई राइट 9/12 ऐसा करके। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, कितना, ये 60,000 हो जाएगी ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू 12 से 12 चला के 0 0 0 कितना हो गया 0 0 39 23,500 नहीं, रुक जा यार, करने दे मुझे, 9090 22,500, तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना बनेगा 82,500, ऐसे करके बनेगा, है ना? एक और चीज देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस तरह का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 31 मार्च 2022, और यहाँ लिखा हम लोगों ने क्या 12% डिबेंचर्स, दिस इज व्हाट, ये मैं इसको 21 कर दिया, ये मैंने बोल रहा हूँ वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 लाख, और ये वैल्यू है मेरे पास 8 लाख। सिर्फ ऐसा दे रखा तो मैं क्या करूंगा बताइए, अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकालूंगा और किस पे निकालूंगा, व्हाट विल बी माय वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस, कैसे करूंगा, जूम, क्या एज्यूम करेंगे, हाँ मतलब क्या करेंगे एज्यूम, एवरेज नहीं, बिल्कुल एवरेज नहीं, काहे का एवरेज, एवरेज नहीं करना है बिल्कुल भी, समझिए। हाँ, क्या नहीं, हमारे पास देखो चॉइस, अगर मैं मान के चलूं कि डिबेंचर का रिडम्पशन, अब डिबेंचर जो इशू हुए हैं वो साल के शुरू में इशू हुए, तो किस पे निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग पे। मान के चलूं कि साल के आखिर में इशू हुए तो किस पे करेंगे, ओपनिंग के। अब मुझे बताइए कि कंपनी के बेनिफिट के लिए आपकी क्या अजम्पशन अच्छी रहेगी जिसपे इंटरेस्ट कम जाए, कि हमने क्या कर दिया साल के आखिर में ये इशू हुए, और वो नोट लिख देना, इट इज अज्यूम दैट, तो मैं अजम्पशन 1 लिखता हूं, अगर इफ आई राइट अजम्पशन 1, assumption 1, it has been assumed that ठीक है debentures were issued, कौन से debentures, that fresh debentures were issued at the end of the current फाइनेंशियल ईयर। तो तब हमारी कैलकुलेशन साल के आखिर में इशू हुए, तो हमारे पास साले साल में क्या रहता 5 लाख इंटू 12/100, मुझे कितना 60,000 पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा। ये ज्यादा अच्छा है ना, कम देना पड़ेगा इसमें हमें। और अगर अजम्पशन 2 लगाता हूं मैं अपनी, क्या कि इट हैज बीन assumed that fresh debentures are issued at the beginning of the current financial year, तो किस पे देना पड़ेगा हमें 8 लाख, है ना, 8 लाख इंटू कितना 12/100, तो कितना हो जाएगा 96,000। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन, ऐसा ये कहानी चलती है। क्यों नहीं मैच करेगा, समझ, मैं बताता हूँ, देख बेटा तेरा 96,000 आया, ये आएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जुड़ेगा और फाइनेंसिंग से माइनस होगा। अब चाहे तो ये वाली वैल्यू लेके चल रहे बच्चा, या ये वाली लेके चल रहे, प्लस माइनस तो होती है ना, वो इफेक्ट तो न्यूट्रल हो ही जाता है उनका, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना आपके आंसर में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को थोड़ी इफेक्ट करेगा। प्रेफरेंस हमेशा दीजिए कि साल के आखिर में कम इंटरेस्ट वाले पे प्रेफरेंस दे दीजिए, मान लीजिए साल के आखिर में हुआ है, ऐसा करके।
हाँ लिखिए, अजम्पशन लिखनी है आपकी, दोनों अजम्पशन चलेंगे अगर आप दोनों देंगे तो। वैसे ये वाली अजम्पशन पे आप ज्यादा फोकस कर लीजिए ताकि कम देना पड़ जाए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन कम पड़े आपको। ठीक है, तो हमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करी, डिविडेंड की बात कर दी, और किसकी बात कर दी, ये डिवेंचर का जो इंटरेस्ट वगैरह होता है, इससे रिलेटेड हमने चीज करी। अब मुझे बताइए कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते तो और कहाँ तकलीफ होती है? फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं लेके चलूंगा, लेकिन फिर भी किस में बता, तुम्हें तो पूरे कैश फ्लो में ही होती है ना? अप्लाई करना नहीं आ रहा? हाँ हाँ कोई बात नहीं, अप्लाई करना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ छोटे क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि अप्लाई करना भी आपको समझ में आए। पूर्णिमा तुमने तो सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। हाँ जी सर, एक डाउट है। कौन सा बता? अगर लिखा है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स पे देंगे डिविडेंड? बिल्कुल देंगे, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर है तो मैंने तुम्हें सामने अभी तुम्हारे इंटरिम नोट्स, इंटरिम नहीं डिविडेंड। इंटरिम नहीं देंगे, इंटरिम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, इंटरिम में नहीं बोल सकते। अच्छा इंटरिम का देख बेटा, वो जो इक्विटी का रेट डिफाइन है ना, इंटरिम का कोई रेट डिफाइन नहीं होता है। प्रेफरेंस का तो रेट डिफाइन होता है ना कि 12%, 10%, 8%, ठीक है। इंटरिम अगर हम बोल रहे हैं सिर्फ इंटरिम डिविडेंड, हम एक बार को लेके चल सकते हैं। अगर मैंने बोला सीधा इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, तो वो इक्विटी प्रेफरेंस किसी का भी हो सकता है। लेकिन अगर इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर दे दिया, ऐसा बोल रहे हो, लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। हाँ जी सर। अगर इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स तो फिर तो आपको प्रेफरेंस पे भी देना पड़ेगा। क्योंकि सर शायद मैंने कुछ करे थे उसमें प्रेफरेंस पे नहीं दिया था, आई थिंक। देखो प्रेफरेंस में क्या होता है कि देखिए, इक्विटी जो होता है आपका एनुअल ऑब्लिगेशन होता है, जो आपको बोलते हैं ना प्रपोज डिविडेंड जिसे बोलते हैं, साल के आखिर में दे रहे हैं। अगर साल के आखिर में जो देखो, डिविडेंड इज बेसिकली एन एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का, ठीक है। तो कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है कि साल के आखिर में जो उनकी अर्निंग्स होगी उसमें से टैक्स वगैरह माइनस करने के, सारे ऑब्लिगेशन माइनस करने के बाद जो बच जाए, चलो उसे डिविडेंड बोल के अपने शेयर होल्डर को दे दें। फिर कई बार कंपनी क्या करती है, उनके पास ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है या मार्केट में शेयर की जो प्राइसेस को मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो डिविडेंड होता है वो कंपलसरी है, आपको देना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में अपने शेयर होल्डर से पूछ लेंगे। किसी ने गुरु फिल्म देखी थी, गुरु फिल्म अभिषेक बच्चन की? तो जब वो धीरू भाई अंबानी की कैरेक्टर पे थी, तो धीरू भाई अंबानी बोलता अपने साथियों से, क्या तुम बड़ा बनना चाहते हो? एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाता है गांधी मैदान में, क्या तुम मेरे साथ बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो? और आखिर में बोलता है, इस साल मैं आपको डिविडेंड नहीं दूंगा। डिविडेंड नहीं देता, क्या करता है उस डिविडेंड का, बिजनेस को ग्रो करने में लगाता है। लेकिन वो एनुअल जनरल मीटिंग में जब सब हाँ बोलते हैं तब। इंटरिम डिविडेंड के साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। सुना? सर मतलब मैं ये पूछ रही कि अगर इंटरिम डिविडेंड दिया है हाँ और प्रेफरेंस शेयर्स पे कुछ नहीं दिया, प्रपोज डिविडेंड कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम नहीं, उस देखो पे देखें? इंटरिम डिविडेंड जो है ना, अगर इंटरिम डिविडेंड में इक्विटी लिखा है ना प्रेफरेंस लिखा है, फिर तो ये न्यूट्रल सी चीज है, प्लस कर दे ऊपर और नीचे कर दे माइनस, खत्म हो गया, ठीक है। अगर बोला है कि इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस ये तो करना ही करना है। अब आपका क्वेश्चन आया कि इंटरिम डिविडेंड अगर ऑन इक्विटी शेयर तो क्या प्रेफरेंस पे भी देंगे? दिस इज योर क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी, ठीक है। अगर हम थियोरेटिकली बोले तो हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑलवेज हैव अ एज ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बट इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड बोला है, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड नहीं बोला है। तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक पूर्णिमा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं एक बार कंपनीज एक्ट के प्रोविजन देख के बताऊंगा आपको, कि मैं गलत नहीं बताना चाहता कुछ, ठीक है। ओके सर। आई जस्ट सी दैट कि क्या होता है इंटरिम के केस में, कंपलसरी है या नहीं है, देन आई लेट यू नो। अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। हाँ बताओ, तुम क्वेश्चन देख रही थी कोई? हाँ बोनस वाला पार्ट में लेके चल रहा हूँ आपको भी, बोनस शेयर वाला स्क्रीन पर देखिए आप अपनी, बोनस शेयर वाले पार्ट को लेके चलते हैं। आप चलिए पेज नंबर कौन सा वाला, बोनस शेयर इज ऑन विच पेज? 9 पे? हाँ ये रहा, नहीं 10 पे है वो, 10 पे। चलिए देख लीजिए, केस नंबर 1, केस नंबर बी हमने करके लिखा हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर शायद, ड्यूरिंग द ईयर company issued bonus share in the ratio 2:1 by capitalizing reserves, 2:1 by capitalizing reserves
इसको मैं आप इधर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ क्वेश्चन बना के भी दिखाऊंगा मैं आपको कि आपके पास 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखी है। इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं आपके पास कितने के, ये हैं 10 लाख के, और ये कितने के हो गए, 15 लाख के हो गए, ठीक है। और एक एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्या कि ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशो ऑफ 2:1। ये नोट्स पे लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कर दिया, ये नोट्स में ऑलरेडी गिवन है, ये स्क्रीन पे जो चल रहा है ना ये वाला पार्ट, ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो इसको मैं भी हटा रहा हूँ यहाँ से, ऐसे लिखा हुआ। अब जरा समझो कि आपके पास ऑलरेडी कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर। बोनस शेयर किसको देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जिनके पास ऑलरेडी है। किस रेशियो में दे रहे हैं, 2:1 की रेशियो में दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 2 शेयर थे तो मैं कितने बोनस शेयर दूंगा, 1। अगर मेरे पास 1 शेयर तो मैं कितने बोनस शेयर दूंगा, आधा। और मेरे पास अगर 10,000 शेयर, 10 लाख शेयर्स हैं तो कितने बोनस शेयर दूंगा मैं उसको, 10 लाख। कितने दूंगा मैं उनको, 5 लाख। तो ये जो यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, ये किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, बोनस शेयर की वजह से इंक्रीज हो रहा है ना। बोनस शेयर की वजह से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब मुझे बताइए कैश फ्लो में इसका क्या रोल है, विल देयर बी अ कैश फ्लो, अगर हम बोनस शेयर देते हैं तो कोई कैश फ्लो हो रहा है, हाँ। और यहाँ रिजर्व्स लिखा है, मान लो मेरे पास रिजर्व ये 8 लाख का था, अब ये रिजर्व घट के कितना रह गया, 3 लाख रह गया। अब बताइए भाई, रिजर्व के डिक्रीज को माइनस करते हैं ना ऊपर जाके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, लेकिन ये रिजर्व डिक्रीज हो रहा है और यहाँ क्या इंक्रीज हो रहा है, शेयर इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं आपकी एंट्री हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल, आपकी एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देखा जाए तो ऐसी एंट्री बन गई है ना, कंबाइन एंट्री बोल रहा हूँ। तो क्या हो गया, रिजर्व खत्म हो गया और शेयर इशू हो गए। अब शेयर का बढ़ना जो है ये रिजर्व के घटने से रिलेटेड है, इसका पैसे से तो कोई लेना देना हुआ ही नहीं ना। इज इट रिलेटेड टू कैश, तो कैश फ्लो में नीचे पढ़ लीजिए क्या लिखा है, here increase in equity share capital is due to issue of bonus shares and reserves are being used to issue these bonus shares, hence the transaction will not be recorded while preparing cash flow statement। ठीक है, अब देखिए आप, ये तो आपने देख लिया, चलो मैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता हूं, देखिए जरा ध्यान से देखना। अब मान लो मैं ऐसा कर रहा हूं, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ऐसे कैसे लिखा हुआ है, और ये वैल्यू जो मेरे पास कितने की है, ये वैल्यू मेरे पास है कितने की, 18 लाख लिखी हुई है मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास 18 लाख लिखी हुई है, और ये जो है 1 लाख है। अब बताइए क्या मतलब है इसका, कहानी बिल्कुल वही है, एवरीथिंग इज सेम। ड्यूरिंग द ईयर 2021 कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो 2:1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कितने बोनस शेयर गए, लेकिन आपके शेयर तो कितने से बढ़ रहे हैं, 8 लाख। तो 5 लाख की एंट्री नहीं करोगे, लेकिन बाकी के 3 लाख की तो एंट्री करोगे, करोगे या नहीं करोगे, बताइए क्या बोल के करोगे, फाइनेंसिंग का इनफ्लो, बोलो भाई राघव या सुहानी, करेंगे ऐसा, नहीं करेंगे, यस सर। हाँ होने देना, रिजर्व हो रहे हैं। अच्छा, तो मेरा क्या होगा, ध्यान से सुनना, मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जब जाऊंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर्स प्लस, इक्विटी शेयर प्लस कितना लिखूंगा मैं, 3, क्योंकि 5 लाख तो वो चलेगा, तो कितना लिखूंगा, 3 लाख लिखूंगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए मेरे रिजर्व्स कितने थे, 8 से 7 हो गए, 8 से 5 घटेंगे तो 3 होने चाहिए थे ना। भाई रिजर्व की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी आपकी, रिजर्व की वैल्यू 8 सर, 8 से कितने 5 घटकर 3 होनी चाहिए थी ना। अरे रिजर्व की वैल्यू घटकर कितनी हो गई, 1 लाख, यानी 2 लाख के रिजर्व और घटे हैं। तो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में रिजर्व हम प्लस करते थे ना, वहां रिजर्व माइनस करके लिख देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे उसको, कितने का, क्योंकि हमारे क्वेश्चन कुछ और नहीं है। हो सकता है रिजर्व से हमने प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर माइनस कराओ, कुछ और माइनस कराओ। अरे बेटा 8 लाख से 1 लाख कैसे होगा, मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। अब देख, रिजर्व को यूज करके बने ना, तो 8 लाख में से 5 लाख के तो शेयर के नाम पे चले गए, अब रिजर्व कितना बचा, 3।
3 पे से भी रिजर्व 1 लाख बच रहा है, तो कहीं ना कहीं और यूज हुआ होगा ना। तब क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं, प्रीमियम और रिडम्पशन वगैरह तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो क्या करूंगा मैं, मानूंगा रिजर्व डिक्रीज हो गए मेरे। तो हम पहले जब इंक्रीज इन रिजर्व को जोड़ते थे ना, तो डिक्रीज इन रिजर्व को हम ब्रैकेट में रख देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी में जाके क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, 2 लाख माइनस करेंगे, है ना, 7 लाख नहीं करेंगे। क्लियर है बोनस वाला। चलिए एक और देखते हैं केस, जरा आगे दिख रहा होगा। ये केस आपके समझ में है ना, केस ए इज ओके विद यू। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, केस ये वाला। फिर दोबारा से, अब ये तो खैर अभी बता ही दिया मैंने, देखो यहाँ पर मतलब अब की बार 10 से 18 हो गए, तो 5 लाख की तो कोई एंट्री होगी नहीं, 3 लाख की एंट्री हो जाएगी। इंक्रीज ₹5 लाख ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इज ड्यू टू द बोनस शेयर्स रिजर्व आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस बोनस शेयर, हेंस इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। हाउएवर रिमेनिंग 3 लाख जो है वो क्या माना जाएगा, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। यहां हमने इसको थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए डिवेंचर का देख लिया आप लोगों ने, शेयर्स का देख लिया, और ये भी देख लिया बोनस शेयर। आइए डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं दे रखा हो क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट्स अगर दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। देखिए आपके सामने ये नोट्स में है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू 3 लाख है, कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर 2014-15 और इन्वेस्टमेंट 10% लिखा हुआ है। अरे 10% का क्या मतलब होता है भाई इन्वेस्टमेंट, पेज नंबर पहुंच जाइए 10 पे, कोई मुझे बताएगा तो, क्या तनिष्ठा 10% का मतलब क्या है। इंटरेस्ट देना है 10%, है ना, लेना है, इंटरेस्ट हमें लेना है 10%, ठीक है, 10% इंटरेस्ट हमें लेना है। तो अब इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि 10% इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, मान के चलेंगे मिल गया होगा पूरा। तो आप देखिए 2 लाख से 3 लाख हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अब इंटरेस्ट में ओपनिंग वैल्यू पे लगाऊंगा या क्लोजिंग वैल्यू पे लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि क्या बोला गया कि ये परचेज और सेल करे गए थे कब, साल के आखिर में, तो मेरे पास ओपनिंग वैल्यू पे 10 का 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। अब इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होती है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके क्या कर देंगे माइनस, और इन्वेस्टिंग के अंदर जाके क्या कर देंगे प्लस, ठीक है जी। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए हमारे लिए क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, नहीं आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस पॉइंट। बोल भाई, अरे मेरे एप्लीकेशन बोल तो सही, निकल रहा ऊपर से। हाँ ठीक, लिखा तो है नोट्स में, क्या लिखना है यार। अच्छा चल लिख ले, कोई बात नहीं, लिख ले। अब आइए, ये जो केस भी है ये थोड़ा सा टेढ़ा था, पहले केस ग्रेवाल की किताबों में हुआ करता था, लेकिन अब हटा दिया इन लोगों ने इसको। होता क्या है कि आपके पास नॉन करंट एसेट्स में, अब आप देख रहे हैं अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है। घटने का मतलब क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, मतलब इंटरेस्ट आपको पूरा नहीं मिला, है ना। एक्रूड का मतलब इंटरेस्ट मिलना बाकी था, है ना, इंटरेस्ट मिलना क्या था, बाकी था। हाँ ठीक है, तेरा कैलकुलेट पहले तो बताओ कि अच्छा इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग वैल्यू पे 2 लाख। तो मुझे बताइए कि 1 लाख का 10%, सॉरी हाँ 2 लाख का 10% कितना था, 20,000, जिसमें से आपको मिला कितना, अबे 6,000 नहीं मिला यार, ठीक है वैसा करके। तो देखिए जरा, अब नीचे देखते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, जो 20,000 है उसको ऊपर ऐड कर देंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में 20,000 वहां ऐड कर देंगे, ठीक है। अरे बोल तो नहीं है। और जो सेल करी है उससे हम क्या मान लेंगे, इन्वेस्टिंग का क्या मान लेंगे, इनफ्लो मान लेंगे, करेक्ट है ना। बोलो तो पीछे तनिष्ठा, हाँ गलत बोल रहा हूँ क्या, अरे सेल करेगी तो इन्वेस्टिंग का इनफ्लो तो होगा, तुमने बेचा पैसा आया ना, इट इज इनफ्लो, है ना। क्या ऐसा भी होता है कि तुम किसी को देते भी हो और वो तुम्हारी जेब भी भर जाती है, ऐसा तो नहीं होता, है ना। एक हमारी पौराणिक कथाओं में एक होता है अक्षय पात्र। अक्षय पात्र एक ऐसा घड़ा टाइप का होता है जिसमें से अगर जो मांगोगे वो आएगा। जैसे तुमने बोला कि भाई चिकन आ जाए, इसके अंदर चिकन ही आ जाएगा, और तुम बांटते जाओ, वो अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। तुमने बोला कि इसके अंदर क्या आ जाए, पानी आ जाए, या तुमने बोला इसके अंदर घी आ जाए, तो घी आ जाएगा उसके अंदर वो। और जब तुम बांटते रहोगे तो जब तक तुम्हारा मन है तब तक बांटते रहो, खाली नहीं होता। तो योगी लोग होते हैं उनके पास होता है, मतलब है। हाँ क्या, अक्षय पात्र, अच्छा क्या करते थे वो, हाँ फिरंगी कहानियां तुम्हें याद है, अपने देश की तुम्हें ध्यान नहीं है।
अबे ग्रीक, हाँ कुछ नहीं, अब तुम वर्शिप करो किसके, वाइकिंग्स के देवताओं की। ओडिन जिंदाबाद, वो बोलो तुम लोग अब, है ना। अब कहाँ हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं। सृजन कहेगा मैं तो ओडिन का भव्य मंदिर बनाऊंगा इस्कॉन के सामने। मम्मी गलत बात है तुम्हारा। ठीक है, किसी दिन जा इस्कॉन टेम्पल में जाके बोल ओडिन जिंदाबाद। फिर देख कितना मजा आता है। पहले तो समझ में नहीं आएगा किसी को ओडिन है। जिन्होंने नेटफ्लिक्स देखे होंगे कान खड़े ऐसे बड़े बड़े, ओडिन अच्छा, तू आ बेटा तुझे बताते हैं ओडिन क्या है। वही मुंडी कट के धड़ से अलग। चलो देखते हैं। वैसे तुमने देखा मतलब जो वाइकिंग सीरीज मैंने जब देखी थी तो मैंने देखा था, मतलब अब छोड़, किसी धर्म को हम कंडेम नहीं कर सकते, मैं तो सीरीज से बता रहा हूँ। मैंने कहा से, क्या बात है यार, हाँ बहुत ज्ञान है तुम्हें। ठीक है जी, अब देखो 20, इसमें लोगों को पता क्या डाउट आता है। पहले तो वो कहते हैं कि जो करंट एसेट्स है ना इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स की तरह जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। सबसे पहली बात है कि बैलेंस शीट में जो आइटम उसे एक ही जगह पे जाना है ना। अब मुझे बताइए कि मैंने जब ड्यू किया होगा तो पूरा 20,000 इनकम मान के ड्यू किया होगा। हम ड्यू तो पूरा ही करते हैं, उसमें से जो मिल गया, जो नहीं मिला उसको क्या मान लिया, एक्रूड मान लिया। तो जो मेरे पास एक्चुअल पैसा आया होगा इन्वेस्टिंग के अंदर इनफ्लो में, वो कितना आया होगा देखो जरा, कितना है देखो, दिख रहा है। 20,000 में से 6,000 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक्चुअल में इनफ्लो कितने का हुआ था, 14,000 का इनफ्लो हुआ था। बस इतना ही करना है, उसे करंट असेट्स की इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट नहीं करना है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। बाकी 6,000 का कैश फ्लो में क्या हुआ, मिला नहीं ना। जब मिला नहीं है तो कैश का इनफ्लो हुआ ही नहीं, तो इसलिए मैंने कैश के इनफ्लो में 14,000 लिखा। ठीक है, और तब हमारा काम हो जाता है ऐसा करके। ठीक है, केस सी देख लीजिए। केसी क्या है कि केसी मैं थोड़ा सा अकाउंट बना के दिखाऊंगा, इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। आपके पास 10% इन्वेस्टमेंट 90 से 80 हो गया, यानी कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिए, 10,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दिए। लेकिन एक चीज और दिख रही है यहाँ पर, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती तो मैं मानता 10,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दिए। लेकिन जरा एडजस्टमेंट में चलिए, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ओ ये तो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट 40,000 की बेचे, है ना। तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। ये स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा आपकी, रहेगा नहीं खैर, मुझे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है वो देखिए। ये सबसे अच्छा पार्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक से हट चुका है। आइए करते हैं इसको सॉल्व। ओपनिंग वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 90,000। आई राइट बैलेंस बिटवीन 90,000। क्लोजिंग वैल्यू कितने की है, 80,000 रुपीज की। करेक्ट, दिस इज द क्लोजिंग वैल्यू। और आपको बोला गया कि इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट 40,000 है। और आप देख रहे हैं आपके नोट्स अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की कोई वैल्यू नहीं थी, कितना हो गया 10,000। और उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट को 10,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट 10,000 का। तो व्हाट इज सेल्स प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, 50,000। सेल्स प्राइस इन्वेस्टमेंट की 50,000 होगी। तो यहाँ क्या करूंगा, मैं लिखूंगा बैंक, ब्रैकेट में क्या कर दूंगा, सेल्स कितने की, 50,000 की। ग्रेट जी। और इधर लिखूंगा क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में गेन कितने का, 10,000 का। ध्यान से देखना, अभी आंसर की तरफ मत जाना, आंसर में चेंज है थोड़ा सा। और क्वेश्चन में कुछ था, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे बताइए कि ये 50,000 हो गया, ये कितना हो गया मेरे पास, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 130 की, और ये वैल्यू कितनी आ गई 130 की। तो यहाँ 9 और 1 10, 30,000 रुपए क्या आ गया, बैंक बोल करके आ गया। अब आपका परचेज आ गया, परचेज बैलेंसिंग फिगर आ गई। बोले यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। लफड़ा पता क्या होता है, लफड़ा ये होता है कि आपने ये जो गेन था इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में तो डाला ही नहीं, आपने इसे सीधा कहां भेज दिया, कैपिटल रिजर्व में। ये तो एबनॉर्मल गेन है ना, कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन से क्या बनते हैं, कैपिटल रिजर्व बनते हैं। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डाला नहीं आपने, सीधा क्या कर दिया, इसको कैपिटल रिजर्व कर दिया। यानी कि जो आपका कैपिटल रिजर्व इंक्रीज हुआ वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से नहीं हुआ, वो इस गेन से हुआ। तो मुझे बताइए क्या मैं इस इंक्रीज इन रिजर्व को प्रॉफिट में एड बैक करूंगा, आप बोलो, नहीं करेंगे। एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट। ये जो 10,000 की इंक्रीज है, देखो बेटा प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि जो गेन होता है ना, गेन आपको वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में चला जाता है, चला जाता है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाके आपका क्या बन जाता है, वो कैपिटल गेन बन जाता है। और कैपिटल गेन से हम निकाल के क्या बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो इंक्रीज इन रिजर्व होती है, इसलिए क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट में से कम कर दिया हमने,
इसलिए ऐड कर रहे होते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व वाला पार्ट। लेकिन क्या मैंने ये 10,000 रुपए वहां डाले थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में? नहीं डाले, सीधा कहां भेज दिए हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो क्या इसने मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस किया? नहीं किया, तो मैं एड बैक नहीं करूंगा ना इसको। तो सी हमारा सोल्यूशन हमने क्या लिखा हुआ है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने, और देखिए नोट्स में हम लोगों ने क्या लिखा इसके बारे में। जस्ट सी here capital reserve is created from profit and loss, profit on sale of investment and not from statement of profit and loss, hence it will not be adjusted in cash flow statement। इसे एडजस्ट नहीं करेंगे। और आपने देखा जो दिखता है वो होता नहीं है। 90 और 80 में सेल दिख रही थी, लेकिन ये सेल के साथ साथ क्या परचेज भी है। इज दैट क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में आ जाए ना कि इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, तब हम यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रखते हैं। अब आप देखिएगा ये ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू का कोई यूज नहीं है, ये जाएगा आउटफ्लो, ये जाएगा इनफ्लो, ठीक है। और अगर यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा रहता तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके इसे माइनस कर देते हैं। अब इसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट के थ्रू नहीं गया, ये सीधा गेन को उठा के कहां डाल दिया, रिजर्व बना दिया उसको। 45 क्यों लिखी हुई है? तुम्हारे पास गलत नोट्स है, हाँ करेक्शन कर दीजिए उसके अंदर। मैं उसको करेक्ट कर दी, 40 नहीं है 50,000 है वो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, इट इज 50,000, ये गलत है, इसे ठीक करिए। दिस इज 50,000, ये 50,000 है। अबे कैसे लिखूं, मेरे पे लिखने वाला पेन नहीं है इस समय। दिस इज 50,000, ठीक है। कर दो अपने नोट्स में ठीक से, सृजन ठीक कर दो, ये 50,000 है, दिस वैल्यू इज 50,000, ठीक। तो ये इन्वेस्टमेंट का भी चक्कर खत्म हो गया आपका, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बचता है, जैसे हमने बताया था कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ जाए तो ये इन्वेस्टिंग आउटफ्लो कहलाएगा। इन्वेस्टिंग तो होती है भाई। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट रिसर्च या डेवलपमेंट करते हैं, और प्रोडक्ट बनने के बाद फिर आपको रॉयल्टी मिलती है उसकी, या आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं, तो उसको इन्वेस्टिंग ही मान के चलते हैं। रॉयल्टी भैया ऑपरेटिंग होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है वो थोड़ी होता है। और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो यार आपके सामने बना ही रखे थे मैंने अच्छे से, ये तो डिस्कस करें, इसलिए कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने कैश फ्लो के सारे मेजर एडजस्टमेंट्स वाले कंपोनेंट वो डिस्कस कर लिए। अब मैं अगली क्लास में आपके साथ क्या करूंगा, बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, तो आप क्या करेंगे, अपनी किताब में अपने जो डाउट होते हैं कहीं भी किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे उनको लेके आइएगा। पहले तो मैं कोशिश करूंगा बुक वाले क्वेश्चन पे लेके चलूँ आपके सामने, एंड देन आई टेक कौन से वाले क्वेश्चन सैम्पल पेपर में या कहीं भी अगर आपको दिख जाए, वी कैन टेक दोस क्वेश्चंस, दैट्स फाइन, ठीक है। बस आज इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। या अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए तो मैं ब्रेक मेरा देने का मन नहीं है वैसे, आई डोंट वांट टू हैव अ ब्रेक। अगली क्लास में कैश फ्लो कर लेंगे शुरू, और एक घंटे का ले लो यार, वैसे 50 मिनट की इफेक्टिव क्लास हो रही है, तुम तो कर ही सकते हो। कुछ नहीं, तुम सो जाओ घर जाके, चलिए।